Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. Myself Ishrat Fatma and I feel truly honored to be your host for today's insightful session organized by MedSparkles. On behalf of MedSparkles, I warmly welcome all of you to this free educational webinar. It's really amazing to see कि इतने सारे पैशनेट लर्नर्स जो डिफरेंट सिटीज और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं आज हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं. Your presence truly means a lot. Today's webinar is going to be very informative because we will be discussing a topic that many people hear about but don't fully understand. Trigeminal neuralgia. ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक ऐसी कंडीशन है जो चेहरे में सडन शार्प पेन क्रिएट करती है, जैसे बिल्कुल स्मॉल इलेक्ट्रिक शॉक या एक्चुअली दुनिया की सबसे पेनफुल फेशियल नर्व डिसऑर्डर में काउंट होती है. और हमें इस टॉपिक की गाइडेंस के लिए ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर हदीजा नजम. डॉक्टर हदीजा नजम का इंट्रो करवाती चलूं. शी इज अ BDS, RDS, a medical author and also a social advocate जो मेडिकल अवेयरनेस और एजुकेशन स्प्रेड करने में एक्टिवली काम कर रही हैं. आज वो हमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की डायग्नोसिस, मैनेजमेंट और पेन रिलीफ स्ट्रेटजीज के बारे में डिटेल से गाइड करेंगी. बिफोर वी बिगिन, just a few quick reminder for everyone. Please keep your microphone muted during the session. If you have any question, feel free to drop them in chat box. We will try to cover them in question answer segment at the end. Let me also tell you about certificate download process. कल के व्हाट्सएप वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि यूट्यूब पे वेबिनार अपलोड हो चुका है. उस वेबिनार के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक पासवर्ड के साथ शेयर किया जाएगा और उस लिंक से आपको एक शॉर्ट क्विज मिलेगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे. का क्राइटेरिया होगा कि आपने उन 5 क्वेश्चन आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकेंगे. तो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, मिस्टर नजम कि वो सेशन स्टार्ट करें और अपनी वैल्यूएबल इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करें. डॉक्टर हदीजा नजम, द फ्लोर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. जी मेरी वॉइस क्लियर है सबको? अगर वॉइस में थोड़ा सा भी इशू है स्क्रीन शो है वो हमारे पास एक स्वेयर पिन होता है, ठीक है. और इस पिन के अंदर जो है वो इसमें यहाँ और सेशंस हो जाती है. ये है कि ये आपके को बोलते हैं,
ठीक है, और हमारे पास सारे के सारे टीथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये पेन हमें होता कब है, कब कब होता है, और सवेयर कब हो जाता है, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि ये एक यूनिलेटरल पेन है। तो यूनिलेटरल पेन का मतलब ये है कि या तो ये राइट साइड पे होगा या ये लेफ्ट साइड पे होगा, दोनों में से कोई एक साइड पे ये होगा, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि वो एक साइड का पेन आपके जॉ से लेकर आपके फेस को इन्वॉल्व करता है, वो आपके टेम्पोरल रीजन को भी इन्वॉल्व करता है अगर बहुत ज्यादा स्वेयर हो गया है। क्योंकि इसमें कॉजेस क्या होती हैं, बेसिकली इसकी जो मेन इसकी कॉज होती है वो ये होती है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, जो कि हमारे ब्लड वेसल्स जो सप्लाई कर रहे होते हैं, जो नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, वो वहां पर ब्रेन के अंदर जाकर वो दब जाती है। वो दबने की वजह से जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं, या मोस्टली जो मेन है अगर उनमें होती है, तो शेविंग के दौरान या टचिंग के दौरान जो है फेस को, वो जो है वो ट्रिगर हो जाती है, और बहुत ज्यादा पेन 1-2 मिनट से ज्यादा भी रह सकती है, ठीक है। इसके बाद हमने जो आज देखना है कंटेंट्स में, वो है एनाटॉमी ऑफ पेशेंट्स में देखा जा रहा है, वो ये है कि वहां पर नर्व जाके दब जाती है, जिसकी वजह से सर्जिकली हम ट्रीट करने के लिए एक जो मेन जो ट्रीटमेंट है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम स्पॉन्ज रखते हैं दो नर्व्स के दरमियान में, ताकि नर्व्स आपस में टकराए ना और शॉकिंग और स्टैबिंग जो है सेंसेशंस फील ना हो पेशेंट को। उसके बाद हम इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया देखेंगे, डायग्नोसिस इसका देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आपने डायग्नोस बनाना है किस तरह से कि आपको ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया, जाहिर सी बात है कि आपको सिम्टम्स से पता लगेगा ना कि वो जो है वो डायग्नोसिस आप बना सकोगे। अगर आपको सिम्टम्स नहीं पता तो आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते। तो डायग्नोसिस बनाने से पहले आपको डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस बनाने होते हैं, 2-3 डायग्नोसिस देख लिया, उसके बाद करीब तरीन सिम्टम्स पे जाके आपने उसको डायग्नोस बना लिया। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट देखना है इसमें, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट, और फिर रेफरेंसेस हो गए हमारे। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया है। इसमें एनाटॉमी ये है कि ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 12 cranial nerve है। It serves as a primary source of sensory innervations to the face and also control the muscles of mastications. अब इसमें हमारे पास ये 12 क्रेनियल नर्व है, ये तो यहाँ पे बैठे हुए जितने भी डॉक्टर्स हैं इनको पता होगा कि ये 12 क्रेनियल नर्व्स हमारे पास जो लार्जेस्ट नर्व है में से एक नर्व है, ठीक है। तो उसमें से ये है कि इसका जो सेंसरी इनोवेशन है वो है फेस, फेस को इन्वॉल्व करती है। फेस में ये क्या क्या इन्वॉल्व करती है हमारे पास, फेस में हमारे पास फोरहेड हमारे पास इन्वॉल्व होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया टेम्पोरल रीजन मोस्टली इन्वॉल्व होता है। इसके बाद स्कैल्प इन्वॉल्व होता है, अंदर तक जाती हैं जड़ों तक, बालों की जड़ों के नीचे जो लेयर होती है ना उसको स्कैल्प बोलते हैं। उसके बाद चीक को इन्वॉल्व करता है, चीक के नीचे हमारे पास जॉ को इन्वॉल्व करता है, अपर लिप को भी करता है, बाज दफा लोअर को भी करता है अगर वो जॉ को इन्वॉल्व कर रहा है, मैंडिबल को कर रहा है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले ही बताई कि आपको ये पता होना चाहिए एनाटॉमी में कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के अंदर यानी नर्व के अंदर 3 ब्रांचेस होती हैं, एक ऑप्थेल्मिक होती है, एक मैक्सिलरी होती है, एक मैंडिबुलर होती है। उसमें क्या क्या पार्ट्स आ जाते हैं, उसमें ये आ जाता है ऑप्थेल्मिक में अगर आप देखो तो आइज वाले पोर्शन को कवर कर मैम रहा होता है। स्लाइड्स शो नहीं हो रही। अब शो हो रही है? नहीं, अभी भी नहीं। अभी भी नहीं? कहाँ तक स्लाइड शो हो रही है, हो या बिल्कुल हो ही नहीं रही? बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट शो हुई है बस। ओके, वेट अ मिनट। अगर आपको कोई भी मसला हो ना कि शो नहीं हो रही, तो आप मुझे एट ए टाइम बताया करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की चैट ही उस टाइम पे शो हो रही होती है। अब शो हो रही है? जी, स्क्रीन शो हो रही है अब सबको? ठीक है, हाँ ओके, हो रही विजिबल। है अभी, हो रही ओके ओके ओके, ठीक है। तो हम बेसिकली मैं एनाटमी के बारे में डिस्कस कर रही थी कि जो एनाटमी होती है ट्राइजेमिनल नर्व की, उसमें हमारे पास ये तीन चीजें होती हैं कि ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ठीक है। उसके बाद उसमें हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, एक हमारे पास ऑप्थेल्मिक नर्व आती है, एक मैक्सिलरी आती है, और एक मैंडिबुलर नर्व आती है, ठीक है। अब ऑप्थेल्मिक नर्व में हमारे पास जो पोर्शन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि वो आइज का होता है, ओ फॉर ऑप्थेल्मिक में से हमें यही पता लगता है कि हमारे
बेसिकली बात हो रही है आई से रिलेटेड। अब उसमें हमारे पास फोरहेड आता है और स्कैल्प आता है। अब जो स्कैल्प होता है वो बेसिकली जो हमारे हेयर्स होते हैं उसके नीचे वाली जो लेयर होती है ना उसको बोलते हैं स्कैल्प की लेयर है। वहां तक इतना पेन होता है कि वहां तक पेन महसूस होता है। इसके बाद जो हमारी चीक है और अपर लिप है वो पोर्शन हमारा मैक्सिला कवर कर रहा होता है। ठीक है, तो जब पेन होता है तो मैक्सिला में मैक्सिलरी पोर्शन में भी होता है, और उस पोर्शन में हमारे पास एक फेशियल नर्व भी पड़ी हुई है। आपकी चीक में पेन हो रहा है, ठीक है, साथ में अपर लिप इन्वॉल्व होता है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें आता है मैंडिबल, नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, नीचे वाला जबड़ा जिसको बोलते हैं। अब उसमें चूंकि मैंडिबुलर नर्व में मोटर फाइबर्स पड़े होते हैं। ठीक है, अब मोटर फाइबर्स में मैम डिफरेंट मसल्स होते हैं जी। मैम क्या आप साइड्स चेंज कर रहे हैं? नहीं, मैंने चेंज नहीं की कोई भी स्लाइड। एनाटमी ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व वाली स्लाइड है। मैम लेकिन यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट स्लाइड शो हो रही है जिसमें आपने 3 एरोस लगाए हुए हैं। ऑप्थेलमिक जोन आ रहा है, मैक्सिलरी जोन आ रहा है, मैंडिबुलर जोन आ रहा है। जी जी, यही है, यही वाली है स्लाइड। यही वाली स्लाइड है, उसमें मैं ये बता रही हूँ कि जो मैंडिबुलर है वो मोटर फाइबर्स को कैरी करता है। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन होते हैं उसमें। ये वाली देखिए, मेरा प्रिकर्सर मूव करता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, नजर आ रहा है? जी आप कंटिन्यू आप रखिए लोगों वो से हूं स्लाइड। मैं। यस, स्लाइड कंटिन्यू। शो नहीं हो रही? ओके। मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस में हमारे पास आता है टेम्पोरेलिस, ठीक है, मेसिटर, टेरिगोइड्स और माइलोहायोर मसल्स हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास जो मैंडिबुलर नर्व होती है, बेसिकली जो जॉ जिसमें होता है, जॉ इन्वॉल्व हो रहा है, मैंडिबल इन्वॉल्व हो रहा है, जो पेन वहां से शुरू होता है, तो उसमें हमारे मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि वो मोटर फाइबर्स होती हैं। ठीक है, अब मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में हमारे पास आता है टेम्पोरेलिस, ठीक है, मेसिटर मसल्स, टेरिगोइड और माइलोहायोर मसल्स। अब सबसे पहले अपथेलमिक में जैसे मैंने आपको बताया, फोरहेड है, स्कैल्प है, और हमारे पास अपर आईलिड है, और नोज है। नोज में हमारे पास कोर्निया वाला पोर्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिलरी में कोर्निया आई से रिलेटेड है। ठीक है, मैक्सिलरी में सेंसेशन फ्रॉम द लोअर आईलेट, चीक आ गया, हमारी अपर लिप ज्यादा इन्वॉल्व होती है, अपर टीथ इन्वॉल्व होते हैं और गम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अपर के गम्स इन्वॉल्व होते हैं, लोअर के गम्स में लोअर में होंगे। ठीक है, जैसे मैक्सिलरी है तो मैक्सिलरी में अपर गम्स, अपर टीथ, ठीक है, अपर लिप। लोअर में है तो लोअर टीथ, ठीक है, लोअर लिप और लोअर गम्स। ठीक है, और इसमें मोटर फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसमें बाकी मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास टेम्पोरेलिस मसल है, मेसिटर है, टेरिगोइड्स है और माइलोहायोड मसल्स हैं। ठीक है, ये नेम आपने जरूर याद रखना है इन मसल्स के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स हैं क्योंकि बेसिकली जब हम हमें पेन हो रहा होता है तो ये मसल्स इन्वॉल्वमेंट में हमारे काम आ रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी माउथ ओपनिंग सही से नहीं हो रही होती। ठीक है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा मुंह खोल के अंदर कुछ भी नवाला वगैरह खा रहे हैं, कुछ भी खाना खा रहे हैं, तो वो बेसिकली हमें पेन होता है, तो माउथ ओपनिंग भी हमारी लिमिटेड हो जाती है इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपने इसमें याद रखनी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am, everything is okay. You can go forward. ओके। अब trigeminal neuralgia is defined as a sudden, usually unilateral, severe, brief, stabbing, ठीक है, lancinating, recurring pain in the distribution of one or more branches of the fifth cranial nerve। अब इसमें क्या, मैंने पहले भी एक बात बताई है कि ये यूनिलेटरल होता है, एक साइड पे होता है, या तो राइट होगा या लेफ्ट होगा। ठीक है, ब्रीफ ड्यूरेशन है कि 1 से 2 मिनट है, 2 मिनट से ज्यादा भी हो सकता है। सडन ऑनसेट है, फौरन शुरू हो जाता है, फौरन ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, टच करने से हो गया ट्रिगर, खाना खाने से फौरन ट्रिगर हो गया, बहुत स्वेयर होता है और रिकरिंग होता है। ठीक है, अब एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसमें, वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं इसके। ठीक है, वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं, ट्रिगरिंग जोन्स हैं। आपको स्लाइड शो हो रही है ट्रिगर जोन्स वाली? नो मैम, स्लाइड नहीं नो, चेंज हुई। नो, नो। कौन सी स्लाइड है? डेफिनेशन वाली स्लाइड शो हो रही है? नहीं, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड जहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व आगे तीन में हो रही थी डिवाइड, सिर्फ वही स्लाइड अभी तक शो हुई है।
अब बताइए, 1 मिनट। Nothing. अब बताइए कौन सी स्लाइड शो हो रही है आपको? फर्स्ट वाली अभी तक शो हो रही है। स्लाइड शो हो रही है लेकिन वो पिक्चर शो हो रही है, मतलब पीपीटी शो नहीं हो रही, पिक्चर शो हो रही है। पीपीटी शो नहीं हो रही है, 1 मिनट। अब हो रही है पीपीटी शो? स्क्रीन नहीं। नहीं शो हो रही। जूम के अंदर ना विंडोज का ऑप्शन होता है, उसमें विंडोज पे क्लिक करें जब स्क्रीन शेयर करते हैं तो देन उसमें वो खुद पूछता है कि आपने पीपीटी करनी है, मतलब कौन सी स्क्रीन करनी है, तो वो उसमें आप पीपीटी सिलेक्ट कर लें, देन हो जाएगा। अब शो हो रही है आपको स्क्रीन? पीपीटी वाली हो रही है? जी जी मैम जी, अब अब हो हो रही रही है। है। ठीक है। तो हम किस स्लाइड पे हैं ये मुझे बता दें। डेफिनेशन वाली। डेफिनेशन। ठीक। ओके। अब आगे हमारे पास है ट्रिगर जोन्स, जो कि मैं अब आपको बताने लगी थी। इसमें क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग जो देख रहे हैं चीज़ें, वो है अर्ली स्टेज के सिम्टम्स और ट्रिगर जोन्स। अब ट्रिगर जोन्स में हमारे पास जो ट्रिगर जोन्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ चीजें होती हैं इसमें, ये वाली जो मैं पहले बता चुकी थी। ऑप्थेल्मिक नर्व में फोरहेड है, स्कैल्प, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट में देखो, अब हमारे पास जो अपर रीजन आता है ना, उसमें मैंने पीछे बताया क्योंकि आपको स्लाइड शो नहीं हुई थी, तो मैं एक दफा दोबारा बता देती हूँ। अपर रीजन है तो उसमें हमारे पास आती हैं लोअर आईलिड्स, चीक्स, अपर लिप्स, अपर टीथ और अपर गम्स। जब हम बात करते हैं मैंडिबल की, तो मैंडिबल में हमेशा हर चीज लोअर होगी, ठीक है। विद इट इज लोअर जॉ, लोअर टीथ, लोअर लिप, ठीक है। और आल्सो इसमें मोटर फाइबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन इन्वॉल्व होते हैं, विच इज टेम्पोरेलिस, मेसिटर, टेरिक्वाइड्स और माइलोहायोड, ठीक है। ये वाली स्क्रीन शो हो रही है अब एनाटॉमी ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व? जी जी मैम, हो यस रही है। यस। ओके। अब इसके बाद हमारे पास आता है अर्ली स्टेज सिम्टम्स, ठीक है। उसमें हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं, उसमें सबसे पहला जो मेन है आजकल जो पेशेंट्स में हो रहा है, वो है डल एचिंग सेंसेशंस। मतलब पहले थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, जो पेशेंट बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर देगा, वो कहेगा शायद ऐसे ही, मतलब टूथ का पेन है, बस ज्यादा कुछ नहीं है, केरीज लगी हुई होंगी, कोई कीड़ा वगैरह लगा हुआ होगा, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो उस चीज को बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट के फेस में बर्निंग सेंसेशंस होने लग जाती हैं, ठीक है, ट्विंगलिंग सेंसेशंस होने लग जाती हैं, और एक शार्प जॉल्ट होता है जिसको कहते हैं झटका पड़ता है, वो हमारे पास इसमें होने लग जाता है, ठीक है। अब इसमें जो जोन्स हमारे पास हैं, वो मैं आपको बता रही थी कि जब ऊपर वाली बात की जाए तो अपर लिप होता है, जब नीचे वाली बात की जाए तो लोअर लिप होता है, जब नीचे वाली बात की जाए तो लोअर जॉ होता है। इसी तरह से हमारे पास क्या क्या चीज करने से हमारे पास ट्रिगर होती है। तो स्पीकिंग, बोलने से, ज्यादा बोला नहीं जाता, जब बोलते हैं तो पेन होता है, ठीक है। कॉर्नर ऑफ माउथ पे और कॉर्नर ऑफ द लिप्स पे हमारे पास पेन होगा। खाना खा रहे हैं, दर्द हो रहा है, पी रहे हैं कुछ तो उसमें दर्द हो रहा है, तो वो फिर ये होता है कि ज्यादा जो पेशेंट्स होते हैं ट्राइजेमिनल वाले, उनको हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रॉ से जो है वो पानी पिए, या स्ट्रॉ से जूस वगैरह जो भी आपने पीना है वो स्ट्रॉ से करें जब तक आप ये। इसके अलावा स्पीकिंग में हम उनको बोलते हैं कि आपने कम बोलना है, ठीक है, ऊंचा नहीं बोलना, ठीक है। आपने जो है वो यॉर्निंग जो है वो आपने जोर से नहीं लेनी, ठीक है, उसकी वजह से मसला हो सकता है। खाना खाना है तो आप दूसरी साइड यूज करें, एक साइड पे जहाँ मसला है वो आप साइड यूज ना करें, ठीक है। उसके बाद नोज और नेजल एरिया हमारा इन्वॉल्व होता है, जो कि टचिंग और ब्लोइंग नोज होता है, तो वो हमारी नोज तक, नॉस्ट्रल्स तक भी जाता है। इसके बाद चीक और गम्स हैं, जिसमें हमारे पास फेशियल हमारा हम नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, जिसमें टचिंग चीक और टीथ
जो है वो ब्रशिंग करने से भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मसला होता है। दांत से इसे ब्रश कर नहीं पाते हम, ठीक है, और टच करते हैं चीक्स को तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद फोरहेड पे और आई एरिया पे लाइट की टच की वजह से हो सकता है, और कोल्ड वाइन मतलब हवा चल रही है, अगर आंधी आ रही है तो वो अगर आपके फेस को टच कर रही है तो फेशियल नर्व बेसिकली इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज भी है कि चबाने से, च्यूइंग जिसको बोलते हैं, उससे भी, ईटिंग और चबाना एक ही चीज है, ठीक है, उससे होता है। दूसरी बात, पेशेंट ऑफन अवॉइड, वही वाली बात है कि हम उसको कहते हैं कि आपने ईटिंग अवॉइड की, नहीं बिल्कुल खाना छोड़ देना है। सॉफ्ट फूड, सॉफ्ट डाइट आपने इस्तेमाल करनी है। टॉकिंग आपने बोलना है तो आपने बहुत ज्यादा कम बोलना है, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, ठीक है। टचिंग देयर फेस, मतलब बार बार फेस को टच नहीं करना, ठीक है, ताकि ट्रिगरिंग जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास कम ओवरकम हो। और ब्रश करना है तो ब्रशिंग के, एक तो सॉफ्ट ब्रश आपने इस्तेमाल करना है, और ऊपर से आपने जो है वो बहुत आराम आराम से जो है वो ब्रश करना है, अपनी चीक को रिट्रैक्ट करके, अगर आपको चीक में मसला है। दूसरी बात, एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि अगर आप एक घर में बैठे हैं और आप डॉक्टर हैं, और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक पेशेंट है, उसको मसला हो गया फौरन, ठीक है, आप उसको वार्म वाटर करके दें, ठीक है। वार्म वाटर जब पेशेंट जो है वो पानी पिएगा गरम गरम, उसको कहना है कि वो पीना नहीं है, उससे आपने रिंस करनी है, कुर्लियां करनी है, ठीक है। जब कुर्लियां वो करेगा तो उसको जो पेन है वो पेन रिलीफ होगा। 1 मिनट तक अगर वो उसको हॉट वाटर से कुर्लियां करता रहे तो उसको पेन रिलीफ हो जाएगा। एट ए टाइम उसको उस पेन से रिलीफ हो जाएगा, अगर आपके पास कोई मेडिकेशन नहीं है या आप कुछ कर नहीं सकते। देखिए, बहुत सारी चीजें, हर चीज मेडिसिन पे डिपेंड नहीं करती, हमने बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमने अवॉइडेंस में लेके जानी होती है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका हमने दूसरे तरीके से इलाज ढूंढना होता है। अब एक और भी है चीज, वो ये है कि आपने सॉल्ट को गर्म करके, ठीक है, उसको आपने एक मतलब किसी कपड़े में लपेट के, और उसको आपने नीचे रखना है जहां पर आपको पेन है, ठीक है। या आप जो है वो जो बैग्स मिलते हैं आज तक, आजकल, जो बेसिकली हमारे पास हॉट वाटर बैग्स होते हैं, उसको आप चीक के नीचे रखें तो उससे रिलीफ होता है, ठीक है। तो वो आपका पूरा टेम्पोरल से चीक तक जो स्वेलिंग हुई हुई होती है उसको थोड़ा ओवरकम करता है, और इसके अलावा जो पेन है उसको रिलीव करता है। एक चीज समझ लें, हर मसल, बॉडी का कोई भी मसल है, जब आप उसको रात को उसको रिलीफ नहीं देंगे, ठीक है, ऐसे सो रहे हैं आप, कोई आपने रिलीफ नहीं किया, आपने उसको वार्म वाटर नहीं यूज किया, या आपने इस तरह से नहीं दिया रिलीफ, सुबह आप उठेंगे आपके मसल बिल्कुल स्पैज्म हुए होंगे, ठीक है, आपको बोलने में मुश्किल हो रही होगी इस बीमारी में। वैसे अगर आप दूसरे मसल्स की बात करें तो जैसे आपको पेन होगा, आपको खिंचाव महसूस होगा, तो ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं ताकि आप इस चीज को अवॉइड कर सकें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सबको स्लाइड भी शो हो रही है अब? यस मैम, शो हो रही है, यस मैम। ओके। अब जो प्राइमरी कॉज है वो डैमेज टू द ट्राइजेमिनल नर्व लीडिंग टू डीमाइलिनेशन हो जाती है, रिजल्टिंग इन ए स्पॉन्टेनियस स्वेयर शॉक लाइक पेन हमारे पास होता है, ठीक है। अब उसमें ये है कि ओल्ड एज में हो सकता है ज्यादा, ठीक है, आफ्टर 40, ठीक है, एज रिलेटेड डीजनरेशन ऑफ द नर्व, क्योंकि बेसिकली जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं ना, उनमें ज्यादातर खतरा होता है कि वहां पर डीमाइलिनेशन हो रही है, कि नर्व की जो है ना वो डीजनरेशन हो रही है, उसमें जो माइलिन शीट है वो बिल्कुल डीजनरेट होना शुरू हो जाती है, जिसको आप डीमाइलिनेशन बोलते हो। इसके अलावा इन्फेक्शन, ठीक है, उसमें वायरल इन्फेक्शन आ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और उसकी वजह से सब्सिक्वेंट डैमेज हो जाते हैं। फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये बिल्कुल इससे हटके है। वो हटके इसलिए कि जब आपके पास डीमाइलिनेशन हो जाती है तो वो आपकी ट्राइजेमिनल रूट को इतना ज्यादा अफेक्ट करती है कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में, डायबिटिक न्यूरोपैथिक वाले पेशेंट्स हैं, उनमें ये ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो वेस्कुलर प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं, अब वेस्कुलर प्रेशर वाले पेशेंट्स में ये आता है जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, जो टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, उन पेशेंट्स को भी ये हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत ट्रिगर होता है। आजकल जो पेशेंट्स को कॉमन बीमारी इसकी हो रही है वो ड्यू टू स्ट्रेस की वजह से हो रही है, क्योंकि हमारे पॉपुलेशन में जो स्ट्रेस है वो 85 to 90% तक जा चुका है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास
ट्राइजेमिनल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बढ़ने का जो मेन कॉज है उसका वो ये है, एज रिलेटेड चेंजेस भी नहीं है, कॉज ये है आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें भी ये हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लिया जाता है हर चीज़ का। उसके बाद एटोलॉजी ये है कि यूजुअली आयोडोपैथिक होता है, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस इसमें आते हैं, पोस्ट पहले प्री होगा फिर पोस्ट ट्राइजेमिनल एनरोगलिया पे चला जाएगा, ठीक है, फिर आपकी जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसको डैमेज कर देगा, उसमें फिर वेस्कुलर अबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी, उसमें फिर वो डीमाइलिनेशन हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें कंप्रेशन हो जाएगी डीमाइलिनेशन के बाद, और फिर उसके बाद अगर आपने इलाज नहीं किया तो वो ट्यूमर में भी चेंज हो सकता है विच इज इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद बाकी ये है कि वायरल अगर आपके पास है तो उसमें जो मेन आप कहते हो वो आपके पास हर्ब जूस्टर वायरस आ जाता है, मैंने आपको बताया इट माइट बी बैक्टीरियल और वायरल भी ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा, अब देखो अब ये जो है ना हर्ब जूस्टर वायरस और अदर वायरसेस ये बैक्टीरिया की अगर आपकी कोई कॉज आती है तो वो डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस पे आते हैं, ठीक है, आप 2-3 डायग्नोसिस बनाते हो, उसके बाद फिर आप उसमें से चूज करते हो कि अब इसमें क्या है, ज़्यादा सिम्टम्स अगर शो कर रहे हैं ट्राइजेमिनल को तो फिर वो ट्राइजेमिनल होता है, ठीक है। लेकिन हर्ब जूस्टर्स भी होते हैं, लेकिन हर्ब जूस्टर्स में ये होता है कि आपके पास वेजिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं, दाने टाइप रैशेस बनना शुरू हो जाते हैं, वो फिर ट्राइजेमिनल की तरफ नहीं जाता, ठीक है, फिर वो वायरल इन्फेक्शन होता है। उसके बाद इसमें जो पैथोजेनेसिस है इसकी वो ये है कि इसमें ब्लड वेसल्स की कंप्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्रोनिक नर्व इरिटेशन होती है, एफरंट फायरिंग बढ़ जाती है, और फिर ट्राइजेमिनल एनरोगलिया होता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, पैथोजेनेसिस का मतलब होता है स्टेप चीज़ें कि पहले आपके पास जो ब्लड वेसल हैं आपके ब्रेन के अंदर उसकी कंप्रेशन हुई, ठीक है। अब कौन सी चीज़ है इसमें, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी मोस्ट कॉमन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेसल्स कंप्रेस हुई, ट्राइजेमिनल नर्व रूट इंट्री जोन, उसके बाद हमारे पास क्रोनिक नर्व इरिटेशन हुई जिसमें हमारे पास रिपीटेड वेस्कुलर पल्सेशन हुई जिसकी वजह से क्रोनिक इरिटेशन होना शुरू हो जाती है ट्राइजेमिनल नर्व की एट द रूट इंट्री जोन के ऊपर, वही वाली बात। फिर इरिटेशन होने लग जाती है जिसकी वजह से फाइबर्स जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं हमारे वो सेंसरी एफरेंट फाइबर्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेशन के बाद हमारे पास जो बहुत ज़्यादा जो हमारे पास जो है नॉर्मल पेन वो स्फीयर पेन में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस कॉज एबेरेंट पेन सिग्नल्स, ठीक है, जिसमें सडन स्फीयर और लेंसिनेटिंग अटैक्स हमें आना शुरू हो जाते हैं जिसको कहते हैं स्टैबिंग पेन और शॉक लाइक झटके, जिसको बोलते हैं ना झटके, फेस के झटके हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो है ना वो चीजें होने लग जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्राइजेमिनल एनरोगलिया। अब इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं, ठीक है। इसमें टाइप है टिपिकल ट्राइजेमिनल, एटिपिकल, प्री, पोस्ट भी आती है, एमएस रिलेटेड भी आती है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और सेकेंडरी भी आती है। अब की जो इसके फीचर्स हैं वो थोड़े समझते हैं। जो स्टार्ट में हमने बात की थी कि सडन शार्प इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है, ये 1 से 2 मिनट तक रहता है या 2 मिनट से ज्यादा भी हो जाता है। इसमें जो नर्व या ब्रांचेस होती हैं वो है V2, V3 और V1 ब्रांच, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और वेंडिकुलर। उसके बाद ट्रिगरिंग जोन भी हमने पढ़े, लाइट टच की वजह से, ईटिंग की वजह से, स्पीकिंग की वजह से, टॉकिंग की वजह से, तेज हवा चलने की वजह से, ठीक है। इसके अलावा मेंस में शेविंग की वजह से हो सकता है, और साइड कौन सी है, यूनिलेटरल, बायलेटरल नहीं होगी। मेन सिम्टम ये है इसका। रिफ्रैक्टरी में पेन फ्री इंटरनल्स होंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसको ज्यादा देखने के लिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं एमआरआई, कि पेशेंट को कहते हैं कि आप एमआरआई करा लें। उसके बाद हमें उसमें कंप्रेशन पता लग जाती है ब्रेन की, ब्रेन का प्लेन जो है वो एमआरआई होता है या प्लेन सीटी स्कैन हम कराते हैं पेशेंट का। उसमें ब्रेन का जब सीटी स्कैन होता है तो उस प्लेन सीटी स्कैन में हम हेमिस्फेयर को की डिवीजन करके हम उसमें देख लेते हैं बेसिकली कि ट्राइजेमिनल का मसला है कि नहीं, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स की बिल्कुल कंप्रेशन हुई हुई आपको नजर आ जाती है। उसके बाद मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्राइजेमिनल एनरोगलिया, नियरली ऑल केसेस आर कॉज्ड बाय ब्लड वेसल्स कंप्रेसिंग। मैंने पहले भी बताया कि ये मोस्टली आयोडोपैथिक है और ये होता भी ब्लड वेसल्स की कंप्रेशन की वजह से भी है, और ये आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है, ठीक है। इसलिए साथ साथ बता रही हूँ कि रीजन क्या हो सकती है, कॉमन कॉज जो है वो ब्लड वेसल्स कंप्रेशन है। पैथोजेनेसिस भी ब्लड वेसल्स कंप्रेशन से ही स्टार्ट होती है, और इसमें इसको आयोडोपैथिक भी कहते हैं। और सिम्टम्स में अगर पूछ लिया जाए वेदर इट इज यूनिलेटरल, बायलेटरल, बोथ, तो
is unilateral. मैकेनिज्म ऑफ पेन जनरेशन क्या है कि पल्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स अपॉन द ट्राइजेमिनल नर्व रूट, ठीक है, रिपीटेड पल्सेशंस हो रही है, बार बार चीजें होना, ठीक है। इसके अलावा अब नॉर्मल सिग्नल्स, एक न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस बोलते हैं। हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व रूट की हाइपर एक्टिविटी हो रही है और पेन बहुत एपिसोडिक हो रहा है, एपिसोड्स के साथ हो रहा है। एपिसोड्स का मतलब समझते हैं, एक टाइम के साथ 45 मिनट्स की एक एपिसोड चली है, आप उसमें ठीक रहे हो, उसके बाद फिर आपको झटका लगा है, फिर 1-2 घंटे की एपिसोड चली है, फिर आपको एक झटका लगा है, उसको आप एपिसोड्स बोलते हो, उसको आप एपिसोडिक पेन बोलते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है, सबको समझ आ रहा है? शो हो रही है स्लाइड? जी मैम, जी मैम। हाँ, ओके। क्लियर है। अब इसमें सबसे पहले एक चीज स्टार्ट करने से पहले, एटिपिकल ट्राइजेमिनल स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताऊंगी, वो ये है कि हमने डायग्नोसिस किस तरीके से बनाना होता है, ठीक है। उसमें हमने पेशेंट की हिस्ट्री सबसे पहले लेनी होती है, जिसमें हम क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं और पेन का पैटर्न देखना होता है, पैथोजेनेसिस देखनी होती है जो हमने पीछे देखी, ठीक है। फिर आपने फिजिकल एग्जामिनेशन पे जाना होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर आपको नहीं पता लगता उस न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से, तो फिर आप जाते हो एमआरआई पे या सीटी स्कैन पे, और सीटी स्कैन पेशेंट को प्लेन सीटी स्कैन लिख के देते हो, बिल्कुल, ठीक है। अब उसको रूल आउट करने के लिए हम एमआरआई बेसिकली कराते हैं, क्योंकि ट्यूमर तो नहीं है कहीं, या सिंपल नर्व कंप्रेशन है, ठीक है। अब ए टिपिकल में क्या है, यूनिलेटरल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोमिनेंट कांस्टेंट और स्वेयर एचिंग हो रही है, बंडिंग क्वालिटी आ जाती है उसमें, और उसमें ट्रिगिंग जोन्स लेस डिस्टेंट होते हैं। अब इसमें एक चीज है कि टिपिकल और ए टिपिकल में क्या फर्क है। पेन की जो क्वालिटी है वो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक होती है टिपिकल में, ए टिपिकल में होती है कांस्टेंट एचिंग और बर्निंग। अब ये एमसीक्यू बन सकता है कि अगर कांस्टेंट एचिंग और बर्निंग हो रही है तो वेदर इट इज एटिपिकल और टिपिकल, और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन हो रहा है, स्टबिंग हो रहा है, तो वो टिपिकल है या एटिपिकल है। फिर अगर सेकंड्स पर एपिसोड्स पे आपका ड्यूरेशन है, यानी आपको अटैक्स आ रहे हैं, तो वो टिपिकल में जाते हैं। जबकि अगर ए टिपिकल की बात करो तो उसमें कॉन्टिन्यूस आपको अटैक्स आ जाते हैं विद एक्साइब्रेशन, ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूस अटैक्स आ रहे हैं आपको, उसमें रुक नहीं रहे। ज्यादातर जो पेशेंट्स अब आ रहे हैं हमारे पास वो हैं कि उनको सेकंड्स पर एपिसोड पे अटैक हो रहे हैं, ठीक है। अब जो ट्रिगर जोन है वो ये है कि पुअरली डिफाइन है, इसमें वेल डिफाइन होता है ट्रिगर जोन टिपिकल में। आजकल पेशेंट्स में टिपिकल जो है वो कॉमन है, आजकल के पेशेंट्स में टिपिकल कॉमन है, एटिपिकल कॉमन नहीं है। उसके बाद आता है प्री ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया, ठीक है, और एमएस रिलेटेड ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया, ठीक है। अब इसमें जो प्री है उसमें प्रोड्रोमल फेज जो हमारा आता है उसमें ये होता है कि ये बीमारी महीनों दिनों से सालों तक चली जाती है एक अटैक के बाद, ठीक है। मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं जिनको 3-3 महीने रहती है, ठीक हो जाती है, फिर 3 महीने बाद 1 महीना ठीक रहेगी, फिर दोबारा हो जाएगी। मैंने इस तरह के पेशेंट्स देखे हैं जिनको 1 साल पूरा हुई, फिर रुक गई, 2 साल का गैप आ गया, फिर 1 साल, उस 2 साल के बाद दोबारा होने लग गई, ठीक है। ये कभी भी ये जो है ये मतलब ये है कि आपके ये है कि फौरन मतलब रिलीफ हो गई है, ठीक है, उसके बाद ईयरली बाद दोबारा रिलीफ हो रही है। मतलब ये इस तरह की बीमारी है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करोगे सर्जिकली तो ये ट्रीट नहीं होती मेडिसिन से, मेडिसिन ज़्यादा देर तक असरअंदाज नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आता है माइल्ड फेशियल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशंस टीएन डिस्ट्रीब्यूशंस में होती हैं। अब एमएस रिलेटेड ट्राइजेमिनल में क्या होता है, इसमें डीमाइलिनेशन हो जाती है। एमएस का वर्ड जैसे सुनो तो समझ लो डीजनरेशन होगी, डीमाइलिनेशन होगी। उसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, उसमें ये है, अब देखो ये बहुत ना कम लोगों में होता है एमएस वाला, ठीक है, कि पेशेंट को बायलेटरली पेन हो रहा है, ठीक है। तो ये आप इसको ट्राइजेमिनल का नाम नहीं दोगे, इसको आप एमएस विद ट्राइजेमिनल, एमएस रिलेटेड यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलेटेड ट्राइजेमिनल होगा, क्योंकि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो बायलेटरल होता है, ट्राइजेमिनल वेदर इटसेल्फ बायलेटरल नहीं है, वो यूनिलेटरल है। और ट्राइजेमिनल की बात की थी कि वो ओल्ड एज में होता है, लेकिन अब वो यंग में भी हो रहा है, लेकिन यंग आफ्टर 30 हो रहा है, बिफोर 30 नहीं। उसके बाद ये जो होता है एमएस, ये होता ही यंगर में है, इसमें कोई ओल्ड एज की बात ही नहीं की जा रही।
ठीक है। दूसरी बात, ये हमारे पास एमसीक्यूज में बन सकता है कि जो बाइलेटरल पेन होता है रिलेटेड टू ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया वो कौन सा होता है, वो एमएस पेन होता है विच इज मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलेटेड टू ट्राइजेमिनल। यहां तक कोई कंफ्यूजन जिसमें डीमाइलिनेशन हो जाए? कोई कंफ्यूजन यहां तक? नो मैम, नो मैम, इट्स क्लियर। सर आप बताइएगा जरा एमएस का, जी, एमएस वाला दोबारा बताइएगा, एमएस रिलेटेड टू। एमएस में ये है कि एमएस का मतलब होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, इसमें दो चीजें हैं कि एक होती है सिंपल ट्राइजेमिनल, उसमें हमारे पास यूनिलेटरल पेन होता है, स्टेबिंग पेन होता है, शॉक होता है, जिसमें टिपिकल और एटिपिकल टाइप्स आती हैं। जब वो बात कर ले कि इट इज रिलेटेड टू ट्राइजेमिनल, जो है वो रिलेटेड टू एमएस है, यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर उसने ट्राइजेमिनल नहीं भी लिखा हुआ, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो डायग्नोसिस है उसमें सिम्टम ये होगा कि वो बाइलेटरल पेन होगा, और वो पेन जो होगा वो बेसिकली उसमें डीमाइलिनेशन हो जाएगी नर्व्स की, ठीक है, ब्रेन के अंदर। और ये जो है, ये मैंने आपको अभी बताया, ये ज्यादा नहीं होता, टीनेज में होता है, मतलब आप ये यंगर पेशेंट्स में होता है, ओल्ड एज पेशेंट्स में नहीं होता। तो ये 2 से 4% होता है, मैंने बताया ये ज्यादा नहीं होता। आजकल जो ज्यादा चल रहा है वो है हमारा टिपिकल, एटिपिकल, जिसमें से अगर मैं पूछूं कि टिपिकल और एटिपिकल में से कॉमन कौन सा होगा, तो वो है टिपिकल। वो ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू एटिपिकल। ठीक है, अब क्लियर है? उसके बाद अब हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व, जिसमें हमारे पास लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, नमनेस हो जाती है, सेंसरी लॉस बिल्कुल हो जाता है, एक साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गई है, कांस्टेंट एचिंग पेन हो रहा है, मेस्टिकेटरी मसल्स की इतनी वीकनेस हो रही है कि अब आपसे खाना जो चबाया जाता था वो भी नहीं चबाया जा रहा। वी3 मैंडिबुलर नर्व, च्यूइंग में मसला, जॉ में, लोअर जॉ में मसला, चबाने में बहुत मसला। ठीक है, एपिसोडिक पेन जो है वो बहुत बढ़ गया है, 45 मिनट से 1 घंटे तक चली गई हैं एपिसोड्स आपकी। तो वो हमारे पास ये होता है कि वो ट्यूमर स्कैंडी ट्यूमर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्कैंडी ट्यूमर रिलेटेड ट्राइजेमिनल। अब इसमें मैंने पहले बताया है कि हम प्लेन सीटी स्कैन कराते हैं या एमआरआई कराते हैं न्यूरो इमेजिंग में। ठीक है, वो है, कितने टाइम के लिए रहता है, ड्यूरेशन आपने देखना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको अटैक्स कितने मिनट के लिए आते हैं ये आपने पूछना होता है। फिर आपने ये पूछना होता है हिस्ट्री में लाजमी कि क्या आपको ये पहले भी हुआ था या अभी हुआ है। ठीक है, ये लाजमी पूछना होता है। उसके बाद सीटी स्कैन पे आपने चले जाना होता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड तो एमआरआई है। ठीक है, बेस्ट जो प्रेफर किया जाता है वो एमआरआई है। वैसे प्लेन ब्रेन सीटी स्कैन भी करा सकते हैं रूल आउट करने के लिए। क्यों रूल आउट करने के लिए? क्योंकि हमने उसमें बेसिकली देखना होता है कि कोई सेकेंडरी ट्यूमर रिलेटेड ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया तो नहीं है। तो उसमें हमने बोनी लीजेंस देखनी होती हैं। ठीक है, कैल्सिफाइड लीजेंस देखनी होती हैं। सीटी स्कैन हमें ये लीजेंस बताता है। ठीक है, बोनी लीजेंस, कैल्सिफाइड लीजेंस, लेस सेंसिटिव देन एमआरआई टू सॉफ्ट टिश्यूज। एमआरआई हमें डिटेल सॉफ्ट टिश्यू की बता देता है, और कंप्रेशन हमें डिटेल में बता देता है, सीटी स्कैन नहीं बताता। हाँ, सीटी स्कैन में इतनी बात पता लग जाती है कि इसमें कोई ट्यूमर नहीं है, इसमें कोई बोनी लीजन नहीं है, इसमें कोई कैल्सिफाइड लीजन नहीं है। ठीक है, कोई स्कल बेस अबनॉर्मेलिटीज नहीं है। ठीक है, लेकिन एमआरआई जो है वो अगर आप कराओ तो उसमें तो आपको सब चीजें पता लग जाएंगी। सॉफ्ट टिश्यू अबनॉर्मेलिटीज जितनी है वो भी पता लग जाएंगी, उसमें आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी पता लग जाएगा, उसमें आपको 3D इमेजिंग नजर आती है तो उसमें आपको ट्यूमर भी पता लग जाएगा। तो वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अब एमसीक्यूज में ये भी पूछा जा सकता है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है बेसिकली न्यूरो इमेजिंग टेक्निक है वो ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया में कौन सी है, विद इट इज सीटी स्कैन, एमआरआई, ठीक है, सीबीसीटी, ठीक है, या प्लेन एक्सरे। तो इस तरह से एमसीक्यू बना के आपसे पूछा जा सकता है। मैंने बहुत सारे इस तरह के एमसीक्यूज रिपीट किए हैं, आपको पता होना चाहिए, वो आपके पास आ सकते हैं आगे, जैसे कि मैडम ने बोला कि सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेंगे। तो इस चीज को आप जरा नोट डाउन कर लें या अपने माइंड में बिठा लें चीजों को। उसके बाद डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस हमारे पास जो बने थे,
पहले भी एक बात बताई थी मैंने, बात जो हमने डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस बनाया था, वो हमने एक बनाया था इधर हर्ब्स जूस्टर वायरस, ठीक है, जो कि वायरल था, ठीक है, वो भी हमने एक बनाया था। वो हमारे पास हर्ब्स जूस्टर वायरस को हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। उसमें मैंने बताया कि आपको बर्निंग पेन होगा, ठीक है, उसमें आपके पास स्किन इन्वॉल्व हो जाएगी, डर्माटोमल, ठीक है, डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्यूमर्स ऑफ नेजोफेरिक्स की ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे पास एमआरआई कराना जरूरी होता है कि हमें सॉफ्ट टिश्यू का भी पता लग जाए। माइग्रेन भी हो सकता है, माइग्रेन वेदर इट इज यूनिलेटरल, लेकिन माइग्रेन की एक बात है कि वो बायलेटरल भी हो सकता है, वो यूनिलेटरल भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो यूनिलेटरल हो। उसके बाद साइनसाइटिस भी हो सकता है कि आपके मैक्सिला के ऊपर वाले जो जितने साइनस इन्वॉल्व हों, सिफनाइड, एथमाइड, ये सारे साइनस हैं, इसमें मसला आ सकता है। डेंटल पेन भी हो सकता है कि एक पेन है दांत का, उसमें जैसे हमारे पास 6 और 7 में पेन हो रहा है, ठीक है, मोलर्स में, तो वो पेन जो है उसमें नर्व इन्वॉल्व है, मैंडिबुलर नर्व है नीचे वाले में, और ऊपर वाले में मैक्सिलरी नर्व इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हमारे पास ट्राइजेमिनल है, ठीक है। और उसके बाद सेरिबल जो हमारे पास एनेरिज्म होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, हेडिक आपको हो रहा है, ठीक है, थंडर क्लैप्स की वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें बेहतर ये होता है, हमेशा पेशेंट को बेहतर चीजें बताते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई करा दो, अगर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आप सीटी स्कैन कराते हो, लेकिन अफोर्डेबल होता है। उसके बाद ट्रीटमेंट ये है कि फर्स्ट लाइन जो ड्रग आप पेशेंट को लिख के देते हो वो हमारे पास होती है एंटी कन्वल्सन ड्रग कार्बामेजिपिन, ठीक है, कार्बामेजिपिन आप लिख के देते हो, साथ में आपने प्रीगैबलिन तो लाजमी देनी ही देनी होती है। इसके अलावा कभी भी जो फेनेटाइन हो गया, बैक्लोफेन, ये प्रीगैबलिन है, अगर आप ये नहीं दोगे, जिसको आप ऑक्सीकार्बाजिपाइन कह रहे हो, तो कार्बामेजिपाइन देने का कोई फायदा नहीं है, इसके साथ प्रीगैबलिन देना आपको लाजमी होता है। उसके बाद लो डोज में आप ट्राईसाइक्लिक कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दे देते हो साथ में, अगर पेशेंट मैदे का, ये जो मेडिसिन होती हैं ये थोड़ा आपके जीआईटी को भी, आपके मैदे को भी खराब करती है, तो आप साथ में उसको मेप्राजोल लिख देते हो, ठीक है, कुछ सिरप लिख देते हो, ताकि वो ओपाइड्स जो हैं खा रहे हैं या कोई हम एंटी कन्वेंशंस खा रहे हैं तो वो अफेक्ट ना करें हमारे जीआईटी को, ठीक है। तो बेसिकली मोर्फिन आप देते हो, ऑक्सीकोडीन ये देते हो, ओपाइड देते हो, लेकिन जो पहली आपके पास ट्रीटमेंट होती है वो कार्बामेजिपाइन होती है, फिर सेकंड ट्रीटमेंट, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कार्बामेजिपाइन के साथ प्रीगाबालिन लें आप, ठीक है, साथ में ही सेकंड लाइन वाला आप शुरू कर लेते हो, ताकि पेशेंट को मसला ना हो आगे। फिर अगर पेशेंट को मसला मसाइल होता है तो आप कार्बामेजिपाइन की कुछ डोजेज होती हैं, उन डोजेज को आप बढ़ा देते हो, बढ़ाते चले जाते हो, ठीक है। अगर पेशेंट सर्जरी पे नहीं जाना चाहता, अगर पेशेंट सर्जरी पे जाना चाहता है, फिर कुछ देर के लिए मेडिसिन अगर असर नहीं कर रही हैं, असर करना खत्म कर रही हैं, फिर उसकी सर्जरी कर दी जाती है, वरना फिर डोज बढ़ाई जाती है, 1200 से 1400 इस तरह से बढ़ा दी जाती है, 400 पहले 400 से शुरू की जाती है, फिर 1200 पर जाया जाता है। उसके बाद इसमें जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं हमारे पास वो है माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशंस, ठीक है, जिसमें हमारे पास हम सेपरेशन करते हैं, सर्जिकल सेपरेशन करते हैं ब्लड वेसल्स की, मैंने आपको बताया, स्पॉन्ज रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली पेन रिलीफ करने के लिए हम ब्लड वेसल्स को ही काट देते हैं, उसमें सेपरेशन कर देते हैं। उसके बाद परकुटेनियस जो ग्लेसरोल राइजोटोमी है, कुछ ग्लेसरोल के आप इंजेक्शंस दे देते हो ट्राइजेमिनल किस्टन में, ठीक है, जो पेन फाइबर्स होते हैं, जो बेसिकली जो पेन महसूस कराते हैं हमें, वो खत्म हो जाते हैं इसकी वजह से, ठीक है, तो हमें फिर टचिंग सेंसेशंस महसूस नहीं होती। परकुटेनियस बलून कंप्रेशंस में क्या होता है कि एक बलून कैथर को आप यूज करते हो, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में, उसमें हम कंप्रेसिंग और इंजरिंग पेन फाइबर्स वगैरह जो है वो हम रिलीव कराने के लिए हम इसमें यूज करते हैं। ये हाई रिस्क सर्जिकल पेशेंट्स में होता है। एक बात, कोई भी चीज, अब जैसे पेशेंट पूछता है, वो पहला सवाल उसका ये होता है कि अगर हम सर्जरी कराते हैं तो क्या ये क्रिटिकल कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा, कि हम हमारी लाइफ डेथ हो सकती है। तो देखें, ये सर्जरी होती है ब्रेन से रिलेटेड, पेशेंट को हमने करना होता है काउंसल हमेशा कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा सब, लोग एक छोटी सी बीमारी है, एक छोटा सा स्पॉन्ज रखेंगे आपके दो नर्व्स के दरमियान में तो वो ठीक हो जाएगा, या हम नर्व्स की सेपरेशन कर देंगे, या हम इंजेक्शन के जरिए पेन को रिलीफ, पेन फाइबर्स को खत्म कर देंगे। उसको हमने काउंसल करना है, साथ में उसको कहना है कि किसी चीज में रिस्क नहीं होता, बाकी आपने इंशाल्लाह साथ आप देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह
ताला आपका साथ देगी। तो इस तरह काउंसलिंग करनी होती है, ना कि पेशेंट को डराना होता है कि हाँ ये रिस्क तो है, आगे आपकी मर्जी है। इस तरह से नहीं होता, क्योंकि हमने बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं हमने उनको पेशेंट्स को कॉन्सेप्ट अपनी तरफ लेके आना होता है कि वो पेन रिलीफ हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकें और वो भी अपने पेन से रिलीफ हो जाए। थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा इसलिए, और आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो मुझसे पूछ लें आप अभी। एमसीक्यू वाले ठीक है, पॉइंट्स ना एक तो फिर दफा अभी दोबारा रिपीट कर दें। ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। स्लाइड शो हो रही है? यस। ओके, देखिए सबसे पहला एमसीक्यू जो इसमें बन सकता है ना वो ये है, हमने है इस तरह से। दूसरी बात, ट्राइजेमिनल जो है वो कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं? इसमें 3 होती हैं हमारे पास। एक हमारे पास इसमें ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ये ट्राइजेमिनल की ब्रांचेस हैं। फिर पूछा जा सकता है कि अगर मैक्सिलरी में पेन, किस रीजन में पेन हो सकता है? ठीक है, उसमें ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, चीक में, अपर लिप में, फिर दिया जा सकता है लोअर लिप में, जॉ में। तो आंसर में आपको पता है कि मैक्सिला इन्वॉल्व है तो चीक और लिप ही होगा। अगर मैंडिबल इन्वॉल्व है तो जॉ इन्वॉल्व होगा, लोअर लिप इन्वॉल्व होंगे, लोअर टीथ इन्वॉल्व होंगे, लोअर गम्स इन्वॉल्व होंगे। अगर ऑप्थेल्मिक है तो फोरहेड और स्कैन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि जो मोटर फाइबर होते हैं हमारे इस नर्व की डैमेजिंग में। उसके बाद क्योंकि जो ट्रिगर जोन में अगर कि क्या क्या खाने की वजह से, किस किस वजह से ट्रिगर हो सकता है, जैसे टॉकिंग की वजह से, ईटिंग की वजह से, टचिंग की वजह से। फिर ये पूछा जा सकता है कि खाने की वजह से, ड्रिंकिंग की वजह से, टचिंग की वजह से, कोल्ड विंड की वजह से, जो बेसिकली हमारे पास जो है वो सिंड्रोम आती है, ये डिजीज आती है, ये प्रॉब्लम आती है, वो कौन सी आती है? वायरल है, बैक्टीरियल है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलेटेड टू ट्राइजेमिनल है, या ट्राइजेमिनल है, ये टिपिकल है, ये एटिपिकल है। इस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि ये किस में ज्यादा होते हैं? ओल्ड एज में ज्यादा है, टीन एज में ज्यादा है, किस में ज्यादा है? ठीक है, तो ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर ये पूछा जा सकता है कि क्या ये डायबिटिक न्यूरोपैथिक वाले पेशेंट्स में भी हो सकती हैं? तो यस, हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन जो इसमें है चीज वो ये है, जो पूछी जाती है कि जो हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो अगर है तो फिर वो पूछा जाएगा कि अगर आपको बाइलेटरल ट्राइजेमिनल नोडुला का पेन है तो आपके पास ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस रिलेटेड टू ट्राइजेमिनल है, टिपिकल है, एटिपिकल है, कौन से वाला है? ये सेकेंडरी है, तो आप आंसर करते हो कि एमएस है। ठीक है, ये हमारे पास बायलेटरल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास इसमें डीमाइलिनेशन हो जाती है या डीजेनरेशन हो जाती है नर्व की। उसके बाद अगर वो पूछे कि टिपिकल और एटिपिकल में फर्क क्या है, अगर वो पूछ ले टिपिकल में क्या होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होता है। ठीक है, अगर वो पूछे कि कांस्टेंट एचिंग और बर्निंग सेंसेशन हो रही है तो वो कौन सा ट्राइजेमिनल नोडुला है, आपने बताना है कि वो एटिपिकल है। ठीक है, वो टिपिकल नहीं है। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि सेकंड्स पर एपिसोड्स पे आपको पेन हो रहा है तो वो कौन सा आपके पास टाइप है, तो आपने बताना है कि वो टिपिकल टाइप है। उसके बाद जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेने के बाद हम उसको कौन सा एक्सरे सजेस्ट करते हैं, कौन सा स्कैन, कौन सी न्यूरो इमेजिंग सजेस्ट करते हैं, तो वो है ऑप्शंस में दे सकते हैं सीटी स्कैन, एमआरआई, बोथ ए एंड बी ऑप्शन, या उसके अलावा प्लेन एक्सरे। तो आप बोथ ए एंड बी करते हो, या अगर वो आपको सीटी स्कैन एमआरआई में से कोई एक देता है तो आप एमआरआई पे क्लिक करते हो, या सीटी स्कैन देता है तो प्लेन जो ब्रेन का सीटी स्कैन है आप उस पर क्लिक करते हो। फिर वो पूछता है कि अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू को भी देखना है तो फिर आप एमआरआई करोगे या सीटी स्कैन, तो फिर आप एमआरआई की तरफ जाते हो। अगर वो पूछता है कि सिर्फ आपने बोनी लीजेंस देखनी है या कैल्सिफाइड आपने लीजेंस देखनी है तो उसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, तो आप सीटी स्कैन देखते हो। फिर वो आपसे इसमें पूछ सकता है कि अगर गोल्ड स्टैंडर्ड है तो कौन सा है, तो फिर आप बताते हो कि गोल्ड स्टैंडर्ड में एमआरआई है। ठीक है,
उसके बाद डिफरेंशिएशनल डायग्नोसिस में यही है कि अगर आपसे वो पूछे कि बायलेटरल पेन और नीचे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी है, ये हमारे पास माइग्रेन भी है, तो सिम्टम्स पे गौर करना है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में डीमाइलिनेशन हो जाती है, माइग्रेन में डीमाइलिनेशन नहीं होती। ठीक है, माइग्रेन बायलेटरल भी हो सकता है और यूनिलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट है हम टाइजमेन में देते हैं वो कौन सी है, तो वो कार्बामेजिपाइन होती है। और ये कौन सी होती है, ये एंटी कन्वल्सेंट्स होते हैं। प्लस अगर हमने इसके साथ ऑप्शन चूज करना है कि हम कौन सी वाली ड्रग दें, तो हम प्रीगैबलिन भी दे सकते हैं इसके साथ, और हम करते भी ऐसे ही है, प्रीगैबलिन का कॉम्बिनेशन देते हैं। वैसे अगर पेशेंट का ट्रीटमेंट हम सिर्फ कार्बामेजिपाइन के ऊपर रखें तो मुझे नहीं लगता कि वो जो है वो ट्रीटमेंट होगा उसमें। आप कार्बामेजिपाइन देते हो, कार्बामेजिपाइन सुबह शाम देते हो आप, ठीक है। उसके बाद साथ में आपने प्रीगैबलिन भी देनी होती है सुबह शाम, ठीक है। हाँ, ये है कि आप डोज पहले कम दो, 400 है, उसके बाद बढ़ा दो, 1200 कर दो। इस तरह से बढ़ाते चले जाओ अगर पेशेंट सर्जरी पे भी नहीं जाना चाहता तो। अगर सर्जरी पे नहीं जाना चाहता तो अगर पेशेंट सर्जरी के लिए विलिंग है तो उसको काउंसिल करो और उसको सर्जरी पे लेके जाओ। पहला जो सर्जरी का ऑप्शन है वो स्पॉन्ज वाला है, दो ब्लड वेसल्स के दरमियान में, यानी दो नर्व्स के दरमियान में स्पॉन्ज रख दिया जाता है। फिर ऑप्शन आता है हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन का, जिसमें ब्लड वेसल्स की सेपरेशन करते हैं, सर्जिकल सेपरेशन। फिर आता है हमारे पास इंजेक्शन का। इंजेक्शन टेक्निक ज़्यादा हमारे पास पाकिस्तान में यूज़ नहीं होती। जो यूज़ होता है वो ये है, या तो सेपरेशन कर दी जाती है ब्लड वेसल्स की, या फिर स्पॉन्ज रख दिया जाता है। मोस्ट कॉमन यहाँ जो प्रोसीजर पाकिस्तान में यूज़ होते हैं वो ये हैं, बाकी बाहर स्पॉन्ज आप और भी हो बैलून को ही सकते कह हैं। रही हैं? जी, स्पॉन्ज वाली टेक्निक बैलून बैलून कंप्रेशन ही है ना? बलून कंप्रेशन नहीं, माइक्रोवेस्कुलर कंप्रेशन। बलून कंप्रेशन यूज नहीं होती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो यूज होती हैं वो माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन है, या फिर इसके अलावा स्पॉन्ज रख दिया जाता है दो नर्व्स के दरमियान में, या इस तरह से कर लिया जाता है। इंजेक्शन टेक्निक भी यूज होती है, लेकिन इस्लामाबाद में, ये बड़े शहरों में मोस्टली कुछ डॉक्टर्स करते हैं, कुछ नहीं। जो जितने डॉक्टर्स कर रहे हैं आजकल टेक्निक, वो जो सजेस्ट करते हैं ना, वो सिर्फ माइक्रोवेस्कुलर डीकम्प्रेशन है, वो कुछ और सजेस्ट नहीं करते। पेशेंट को पहले ही डरा दिया जाता है कि भाई हमारे पास एक ही ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे पास ब्लड वेसल्स की सेपरेशन होगी, बस। थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। होप सो आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, आज के सेशन से लर्न किया होगा। सीखा या नहीं सीखा? जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। हमें आपने जो बताया बहुत अच्छी तरीके से बताया और इजी अल्फाज में हमें समझाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू और सो मच इतने थैंक यू इंफॉर्मेटिव और सो मच। इंसाइटफुल सेशन के लिए। आपने बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिंपल और क्लियर वे में एक्सप्लेन किया है, एंड वी ट्रूली अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम टू शेयर योर नॉलेज विद अस। एंड अ बिग thank you to all our participants थैंक यू मैम। for joining today and being such a wonderful audience. सर्टिफिकेट डाउनलोड प्रोसेस एक बार फिर बता रही हूँ। आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे एक लिंक आएगा, वहाँ पे आप यूट्यूब ओपन करेंगे और इस वेबिनार के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और पासवर्ड दिया जाएगा। आपने उस लिंक को पुट करेंगे तो वहाँ पे एक क्विज आएगा। उस क्विज में 5 क्वेश्चंस हैं और एलिजिबल क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट का। आपको 4 जो क्वेश्चंस हैं वो मस्ट पास करने हैं, तभी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। Stay connected with Med Sparkles for more educational webinar and learning opportunity. Allah Hafiz.